हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आपको पता है कि योद्धा सीरीज इस सेशन में चलाया जा रहा है ना, यूट्यूब चैनल पर। तो ये योद्धा सीरीज का आज का हमारा जो क्लास है ये 10 नंबर का क्लास है। ठीक है, तो इसके पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के उसे अवश्य देखिए, काफी फायदा होने वाला है। तो अगर राजस्व कर्मचारी में एक सीट पक्का करना है तो इस योद्धा सीरीज से है ना जुड़े रहिए। और इसका बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है ना, जो भी हम डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की प्रश्न को देखते हैं। इसमें 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला मिलने वाली है और उस 10,000 का 5 से गुना कर दीजिए तो 50,000 प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर एक प्रश्न का यहाँ ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आज की प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि साम्राज्यवाद का नाश हो, है ना। किसने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो, यह बातें किसने कहा था? क्या भगत सिंह ने कहे थे, मंगल पांडे ने कहे थे, या भगत सिंह डबल हो गया है, यहाँ सुभाष चंद्र बोस कर लीजिएगा, और या तो फिर तिलक कहे थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको भगत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भगत सिंह हो जाएंगे। किसने कहा था कि साम्राज्यवाद का नाश हो? तो ये कहे थे आपको भगत सिंह। किसने कहा था? भगत सिंह ने। ठीक है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा? भगत सिंह। मंगल पांडे ने क्या कहा था? तो ये कहा था मारो फिरंगी को, है ना, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। ये बातें जो कहे थे मंगल पांडे ने कहे थे। किसने कहे थे? मंगल पांडे ने, मारो फिरंगी को। ठीक है, अगर तिलक की बात किया जाए तो तिलक जो है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है अंग्रेजों, तो ये बातें इसने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सिद्ध अधिकार है, अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा। ठीक है, तो ये जो कथन है ये किसने कहा था? तो हमारे बाल गंगाधर तिलक महोदय, है ना। किसने कहे थे? तो बाल गंगाधर तिलक कहे थे कि स्वराज, स्वराज का मतलब ये होता है कि हमारा अपना कानून होना चाहिए, है ना, हमारा अपना देश का अपना कानून होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। हम किसी औपनिवेशिक या विदेशी के कानून पर चलने वाले बिल्कुल नहीं है। ये स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बातें, है ना, बाल गंगाधर तिलक कहा था। और मंगल पांडे ने क्या कहा था? मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये कहा था भगत सिंह ने। किसने कहा था? भगत सिंह ने। भगत सिंह और भी बातें कहे थे, अरे क्या कहते? भगत सिंह, भगत सिंह की अगर बात करें तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी दिए थे। इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन देने वाले हैं? ये भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। और क्या? तो जय हिंद, जय हिंद की अगर बात किया जाए तो जय हिंद भी यही ने कहे थे, जय हिंद, है ना, जय हिंद, जो कि अभी, है ना, पुलिस डिपार्टमेंट में या सेना विभाग में जो है इस भाषा को हमेशा लफ्जों पर बयां रहता है, जय हिंद, है ना। तो ये नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक है, तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? भूगोल शब्द, है ना, भूगोल जो शब्द आया है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्या हेरोडोटस ने किया था, एराटोस्थनीज ने, या कार्ल रिटर ने, या तो फिर हिकेटियस ने? किसने किया था ये बताना है कि भूगोल शब्द का जन्मदाता प्रयोग किसने किया था।
तो इसका जो प्यारा से आंसर हो जाएगा, भूगोल शब्द का प्रयोग इरास्टोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरास्टोस्थनीज ने। ठीक है, इरास्टोस्थनीज ने। देखिए भूगोल का इंग्लिश क्या होता है? ज्योग्राफी होता है। क्या होता है? ज्योग्राफी, GEOG, है ना, RPHY होता है, ज्योग्राफी होता है। तो ज्योग्राफी में अगर जियो का मतलब देखा जाए, जियो, है ना, तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, है ना, और ग्राफी का मतलब होता है आपको वर्णन, है ना। ग्राफी का मतलब की बात करें तो इसका मतलब होता है वर्णन, वर्णन, है ना। तो पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का वर्णन मतलब पृथ्वी पर जितने चीजें हैं, है ना, धरती है ना, पृथ्वी पर जितने भी खनिज है, जंगल है ना, जानवर है, जंगल है, ये सभी का जो है पृथ्वी पर जितने चीजें हैं उसका अध्ययन किया जाता है, और उसी को क्या कहते हैं? तो ज्योग्राफी कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इरास्टोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरास्टोस्थनीज ने। भूगोल के पिता, अगर भूगोल के पिता इसी में अगर पूछ ले तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। भूगोल के पिता, भूगोल के पिता की अगर बात करें तो भूगोल के पिता हो जाएंगे आपको हिकैटियस, डी नंबर में है हिकैटियस, हिकैटियस। ठीक है, तो इस तरह से, है ना, बिल्कुल आपको फ्री में मिलने वाला है ये सभी चीजें, और इसका PDF भी हम जो है आपको देंगे। तो कृपया करके आप लोग जो है प्यार बनाए रखिए, है ना, दया दृष्टि दिखाइए, ताकि हम आपके लिए और बहुत सारा मटेरियल आपके लिए लेके आए। ठीक है, क्योंकि इससे यही चीज के लिए आपको जो है पेमेंट करना पड़ता है 999, है ना, 1999 का जो पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन जब ये फ्री में चीज मिल रहा है तो आप लोग जो है नकार जाइएगा, नहीं लीजिएगा। लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होगा, जो समझदार होगा, वो बिल्कुल इस सेशन से जुड़े रहेंगे, क्योंकि इसमें जो डिस्कशन होता है काफी धाकड़ तरीके से होता है। ठीक है, तो कहा थे हम लोग कि भूगोल के पिता अगर पूछे तो भूगोल के पिता कौन हो जाएंगे? हिकैटियस हो जाएंगे। और वही में अगर पूछे कि भूगोल शब्द के, है ना, प्रयोग किसने किया था? तो इरास्टोस्थनीज ने। किसने किया था? इरास्टोस्थनीज ने। और भूगोल के पिता कौन है? तो हिकैटियस है। हिकैटियस का एक पुस्तक का नाम है जस पीरियडिस, है ना, इसके पुस्तक का नाम, पुस्तक, इसकी पुस्तक का जो नाम है जस पीरियडिस, जस पीरियडिस, पीरियडिस, जस पीरियड्स, है ना, जस पीरियड्स। ये जो पुस्तक है ये किसका है? तो आपको हिकैटियस का है। किसका है? हिकैटियस महोदय का है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर आधारित है? हमारा जो ब्रह्मांड है उसका जो उत्पत्ति हुई है वह किस सिद्धांत पर आधारित है, ये बताना है ना। क्या बिग बैंग सिद्धांत पर है, दोलन सिद्धांत पर है, स्फीति सिद्धांत पर है, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है आपको। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति वह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन नहीं जानता इसको जी, कि बिग बैंग थ्योरी पर है, बिग बैंग सिद्धांत पर आधारित है ये हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इस सिद्धांत की अगर प्रतिपादन की बात किया जाए, है ना, इस सिद्धांत की प्रतिपादन, बिग बैंग, है ना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, है ना, इस सिद्धांत का प्रतिपादन की अगर बात करें तो कौन हो जाएंगे? जॉर्ज लेमेंटर हो जाएंगे, जॉर्ज लेमेंटर, जॉर्ज लेमेंटर, जॉर्ज लेमेंटर हो जाएंगे, जो कि, है ना, किसका है? तो बिग बैंग जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंटर ने किया था। किसने किया था जी? जॉर्ज लेमेंटर ने। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन की अगर बात करें, है ना, तो ब्रह्मांड के अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको कोस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी,
कॉस्मोलॉजी, है ना, क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी जो है आपका ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़े और आप लोग आंसर जो है कमेंट में दे सकते हैं, या तो फिर अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है या खराबे लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब ने हम जानेंगे क्या लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि सूर्य क्या है ना, सूर्य हमारा जो है वह क्या है? क्या ग्रह है या उपग्रह है या तारा है या तारामंडल है? इन चारों में से सूर्य का जो है ना स्तर है वह इनमें से क्या है? तो सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? हमारा एक तारा है। सूर्य क्या है? तो तारा है। ठीक है, और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा क्या हो जाएगी? एक उपग्रह है। चंद्रमा एक उपग्रह है ना। और ग्रह हमारा कितना है? तो टोटल 8 ग्रह है। टोटल कितना है? 8 ग्रह है। टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह है। कौन कौन ग्रह है ना? 8 ग्रह की अगर बात करें तो 8 ग्रह का हम नाम लिखना चाहेंगे। ग्रह है ना, कुल कितना है ग्रह? तो 8 गो है। पहला नंबर में बुध है, दूसरा में शुक्र है, तीसरा में आपका पृथ्वी हो जाएगा, और चौथा में हो जाएगा आपको मंगल हो जाएगा। ठीक है, पांचवा की अगर बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, है ना, बृहस्पति, बृहस्पति हो जाएगा, है ना, और छठा में शनि हो जाएगा, और सतवा में हो जाएगा आपको, है ना, अरुण हो जाएगा, और आठवां की बात करें, आठवां की तो वरुण हो जाएगा, है ना। यही हमारा क्या है? 8 ग्रह है। 8 ग्रह है। अगर सूर्य से दूरी के अनुसार पूछे तो यही वाला क्रम है आपको, सूर्य से दूरी। सूर्य से सटल में ग्रह कौन है? बुध है। बुध के बाद कौन है? शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है, फिर मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। अगर विश्वास नहीं है तो हम दिखाते हैं, है ना। ठीक है, तो हम कभी इमेज में आपको दिखा देंगे। अभी याद रखिए कि ये जो क्रम है हमारा सूर्य से दूरी के अनुसार, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों को एक साथ याद रखिए, और बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण। अरुण वरुण तो याद रहेगा, और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हो गया, तो कौन बच गया? बृहस्पति और शनि बच गया, तो इधर फिर अरुण और वरुण हो जाएगा। अगर सबसे नजदीकी ग्रह पूछे तो बुध हो जाएगा सूर्य के, और सबसे दूरस्थम ग्रह पूछे तो ये वरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन आप पूछता है कि क्षुद्र ग्रह, है ना, क्या पूछता है? क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच में है? क्षुद्र ग्रह किसके बीच में है ना? तो क्षुद्र ग्रह की अगर बात करें तो यहां पर मंगल है और यहां पर बृहस्पति, यही दोनों के बीच में है। मंगल प्लस मंगल और बृहस्पति के बीच में है। मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन सी ग्रह है? तो क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह की अगर बात करें तो हमारा बुध है, सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। अच्छा, सबसे छोटा ग्रह की तो बात हो गई। अब सबसे बड़का पूछे तब क्या मारिएगा? तो सबसे बड़ा वाला आइका है, इधर है ना, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? बृहस्पति। सबसे छोटा बुध, सबसे निकटतम ग्रह बुध, सबसे दूरस्थम ग्रह वरुण, है ना। तो ये सब जो है पॉइंट आपको क्रीम वाला पॉइंट है ना। दूध से जो क्रीम निकाला जाता है ना, तो इसी तरह से क्वेश्चन से क्रीम को निकाला गया है और आपके लिए लाया गया है। ठीक है, 4 से हटा दो। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? एकरो से हल्का कोई क्वेश्चन रहेगा? हल्का समझ रहे हैं ना, लेकिन एग्जाम में सब पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है हमारे वायुमंडल की अगर बात करें तो कई प्रतिशत है?
21% है, 78%, 75 है या 85 है? बताइए जल्दी सा। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की अगर बात करें तो है ना, खुली शब्दों में कहना चाहूंगी 78% है। कितने प्रतिशत है? 78% जो है आपको नाइट्रोजन की क्या है तो मात्रा है। किसमें? वायुमंडल में। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गंधहीन होता है ना, गंधहीन होता है। और क्या होता है? स्वादहीन होता है ना, स्वादहीन होता है। स्वादहीन होता है क्या? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन तो ये जो है ना, आग लगने से है ना बचाती है। मतलब आग से जो प्रतिक्रिया इसका है बहुत ही कम है। नाइट्रोजन की आग से प्रतिक्रिया बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसीलिए तो है ना वायुयान के टायरों में जो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ना, क्योंकि जब वायुयान जब नीचे उतरता है, लैंड करता है, तो उसके चक्का में घर्षण होता है, चक्का में घर्षण होता है, और घर्षण से आग नहीं लगे, है ना, आग नहीं पकड़े, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ताकि है ना उसे रिएक्शन कम करे। किससे? आग से। इसीलिए नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। यहां पर लिख देते हैं, वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन लिख देते हैं। सिर्फ समझ जाइएगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ना, गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? इतना तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि उससे जो है आग से प्रतिक्रिया कम करती है, ऑक्सीडेशन कम करती है, इसीलिए। ठीक है। नाइट्रोजन कितना है? 78%। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका कितना है? 21%। ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर 21% जो है तो क्या है? ये ऑक्सीजन है। कितना है? ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21% है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन करा, वायुमंडल में ऑक्सीजन, ला भैया आइए गया है ना, अभी बताए हैं कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21% है। कितना है? 21%। 78% क्या है जी? तो नाइट्रोजन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करा, ओजोन परत किस मंडल पर अवस्थित है? ओजोन है ना, जिसका फॉर्मूला होता है O3। तो ओजोन जो हमारा लेयर है वह किस मंडल में अवस्थित है, ये पूछ रहा है। क्या क्षोभ मंडल में है, समताप मंडल में है, मध्य मंडल में, वायुमंडल में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको समताप मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समताप मंडल। क्या हो जाएगा जी? तो समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर अवस्थित है। ओजोन की फार्मूला अगर देखा जाए, ओजोन को है ना O3 से डिनोट किया जाता है। किसे? O3 से है ना व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। किसका? तो ओजोन को। ओजोन हमारा है ना, ओजोन गैस, ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन गैस है ना हमारे पृथ्वी पर है ना परावैंगनिक किरणों से बचाती है। परावैंगनिक किरण से बचाव करती है, ठीक है। तो ओजोन का काम क्या है? तो परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। पृथ्वी पर जो भी जीव है ना, उसको परावैंगनिक किरणों से क्या करना है? तो रक्षा करना। किसका काम है? ओजोन गैस का, ओजोन गैस का। तो ओजोन को हमें जो है बचाना है। ओजोन को क्या करना है? बचाना है। ओजोन की अगर स्रोत अगर देखा जाए तो जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सबसे जो है क्या निकलता है? ओजोन गैस निकलती है ना, ये सबसे क्या निकलती है? ओजोन गैस निकलती है।
तो इस सब का जो है कम से कम प्रयोग करना है। इसको बचाने के लिए, ओजोन परत को बचाने के लिए, है ना, इसे बचाने हेतु, इसे बचाने हेतु, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1987 में, 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में वैश्विक सहमति बनी थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में वैश्विक सहमति बनी थी। क्यों बनी थी, है ना? तो ये जो है आपको ओजोन लेयर को बचाने के लिए, कि जितना हो सकता है संभवतः, है ना, ओजोन को बचाना है, तभी पृथ्वी पर जो जीव है, मनुष्य है, उसको जो है पराबैंगनी किरणों से बचाया जाता है। अगर पराबैंगनी किरण धरती पर आ गई तो सब लोगों को क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा, है ना, त्वचा कैंसर हो जाएगा और सभी जीव जंतु जो है मारे जाएंगे। इसलिए ओजोन लेयर को क्या करना है? तो बचा के रखना है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। तो कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट का इंतजार हमें बेहद रहती है, क्योंकि एक कमेंट और एक लाइक, है ना, हमें जो है उत्साहित करती है। तो आप लोग कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन, करण निम्न में से लू किस देश में चलती है? लू, है ना, लू, लू जो गर्म हवा जो चलती है उसी को लू कहते हैं, पछुआ पवन के साथ, तो उसी को क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो कहाँ चलती है? दक्षिण भारत में, उत्तरी भारत एवं पाकिस्तान में, लीबिया में, स्पेन में। बताइए, चारों ऑप्शन में बताना है कि लू जो है कहाँ चलती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्तर भारत। उत्तर भारत मतलब दिल्ली के तरफ है ना, दिल्ली हो गया, उधर आपको हरियाणा हो गया, इस टाइप में। तो उत्तर भारत एवं पाकिस्तान, उत्तर भारत एवं पाकिस्तान के साइड में जो है क्या चलती है? तो लू चलती है। क्या चलती है? लू। अच्छा, अगर बात करें लीबिया में, लीबिया एक देश है, लीबिया, तो लीबिया में जो गर्म हवा चलती है, लीबिया, लीबिया में जो गर्म हवा चलती है, हवा चलती है, उसे क्या कहलाता है ना? उसे लीबिया में गिबली कहते हैं। क्या कहलाता है? गिबली। क्या कहलाता है? गिबली। जिस तरह से हमारा भारत में लू कहलाता है, उसी तरह से लीबिया में गिबली कहलाता है, उसी तरह से लीबिया में गिबली कहलाता है। स्पेन में अगर बात किया जाए, है ना, स्पेन में, तो स्पेन में क्या कहलाता है? स्पेन में, तो स्पेन में जो है आपको क्या कहलाता है? लेवांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? लेवांतर। क्या कहलाता है? लेवांतर। स्पेन में क्या कहलाता है? लेवांतर। और लीबिया में गिबली कहलाता है, स्पेन में लेवांतर कहलाता है। तो मेरे साथ एक बार दोहराइएगा, लीबिया में गिबली, स्पेन में लेवांतर, अब भारत में तो लू है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चले। कर सबसे बड़ा महासागर कौन है? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा महासागर के बारे में बताइए कि सबसे बड़ा महासागर आखिर है कौन? तो सबसे बड़ा महासागर की अगर बात करें तो हमारा कौन है? प्रशांत महासागर है। कौन है? प्रशांत महासागर है। इसकी क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए, है ना, इसकी क्षेत्रफल की, इसकी क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा जी? है ना, कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, 16,57,लाख 73,740 किलोमीटर, इतना जो है इसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा 16 करोड़ में, है ना, लगभग 16.5 करोड़ से भी क्या है यार, ज्यादा है। ठीक है, अगर विश्व में बात किया जाए कि विश्व में
विश्व में सबसे गहरा सागर तटीय गर्त, विश्व में सबसे गहरा सागर सागरीय तट है ना, क्या है? तो बताइए, सबसे गहरा सागरीय तट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? मेरियाना गर्त हो जाएगा। मेरियाना गर्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस सब जो है स्टैटिक जीके के रूप में इसको याद रखना है कि अगर सबसे गहरा सागरीय तट पूछे तो मेरियाना गर्त हो जाएगा, और सबसे बड़ा सागर महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा, और सबसे छोटा पूछे तो आर्कटिक महासागर। अगर आर्कटिक महासागर की बात करें तो ये सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगी। ठीक है, ये जो मेरियाना गर्त है ना, मेरियाना गर्त है, ये कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में। ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। कह सबसे बड़ा महासागर कौन है? दोबारा आ गया क्या जी? प्रशांत महासागर दोबारा आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा उपसौर की घटना कब होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत कंफ्यूजिया क्वेश्चन है ना। एक होता है उपसौर और एक होता है अपसौर। उप अप, इसको याद रखिएगा। तो उपसौर की घटना यहाँ पर पूछी जा रही है कि कब होती है। तो अप मतलब क्या होता है? ऊपर होता है ना। अप मतलब ऊपर, तो आप हो ये गया तो कौन बचा? उप बचा है ना। तो यहाँ पर उप पूछा जा रहा है, तो उप पूछे तो पहला महीना वाला आएगा। ठीक है, और आप पूछे तो उसके बाद महीना वाला आएगा। समझ में आ रहा है ना जो हम बताना चाह रहे हैं? उपसौर की घटना, तो उपसौर की घटना है ना, आप से नीचे हो गया उपसौर, तो उप हो गया। तो उपसौर की घटना जो है आपको 3 जनवरी हो जाएगा। ठीक है, तो उपसौर पहले आएगी तो पहले क्या आएगा? जनवरी महीना आ जाएगा। आप आएगी बाद में तो उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 जुलाई। तो 4 जुलाई को क्या कहते हैं? अपसौर की घटना होता है। 4 जुलाई क्या होता है? अपसौर होता है। 4 जुलाई को क्या कहते हैं? अपसौर की घटना घटती है। कब? 4 जुलाई को। और उपसौर की घटना आपको 3 जनवरी को घटती है। ठीक है, उपसौर या अपसौर की घटना कब होती है? यहां पर मैं लिख रहा हूं कि जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है ना, निकट होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपसौर कहलाता है। उसे उपसौर। और ये घटना जो है आपको 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी है ना, उपसौर कहते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि जब पृथ्वी सूर्य के दूरस्थ होती है। दूरस्थ मतलब दूर होती है। दूरस्थ होती है तो है ना, अपसौर की घटना कहलाती है। अपसौर की घटना कहलाती है। और ये जो घटना होती है आपको 4 जुलाई को घटती है ना, कहते हैं है ना, अपसौर कहते हैं। तो उपसौर और अपसौर आज के बाद आप लोग को बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। कह रहा मानचित्र की निर्माता किसे माना जाता है? मानचित्र है ना, जिसपे हम लोग नक्शा देखते हैं तो मानचित्र है। तो मानचित्र का निर्माता किसे माना जाता है? मार्टिन बहन, एनेक्सीमेंडर, न्यूटन, कोपरनिकस। यहाँ न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो मानचित्र के जो निर्माता है वो कौन है? तो इसका जो निर्माता है आपको एनेक्सीमेंडर है। कौन है? एनेक्सीमेंडर। मानचित्र के निर्माता कौन है? एनेक्सीमेंडर है। कौन है? एनेक्सीमेंडर। कौन? मानचित्र के निर्माता है। और विश्व ग्लोब के निर्माता की अगर बात करें, विश्व ग्लोब के है ना, ये जो है विश्व ग्लोब के निर्माता है।
ग्लोब के निर्माता हैं। ठीक है, तो विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? मार्टिन बहम है। और एनेक्जीमेंडर क्या है? तो मानचित्र के है ना, मानचित्र के। और विश्व ग्लोब के निर्माता कौन हो जाएंगे? तो विश्व ग्लोब की अगर बात करें तो मार्टिन बहम हो जाएंगे। इसको याद रखना है, विश्व ग्लोब के कौन हो जाएंगे? मार्टिन बहम हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितनी डिग्री देशांतर से गुजरती है? क्या 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री उत्तरी देशांतर, या 180 डिग्री दक्षिणी देशांतर? तो कितने डिग्री से जो है ना देशांतर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की बात किया जा रहा है। तो ये जो गुजरती है आपको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के है ना बीच से, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरती है हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को है ना अमेरिका के वाशिंगटन डीसी है ना, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जो है इस तिथि रेखा को निर्धारित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 1884 ईस्वी में है ना इसका मानक का निर्धारण किया गया था। मानक का निर्धारण हुआ था, मानक का निर्धारण किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन के आई है। पहला तो ये था कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री से? 82.5 डिग्री से। और दूसरी ये है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को है ना किस जगह पे जो है निर्धारण किया गया था और कब किया गया था? तो 1884 ईस्वी में किया गया था, 1884 में। और कहा? तो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में किया गया था। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा की अगर बात करें, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो ये जो तिथि रेखा है आपको आर्कटिक सागर और बेरिंग संधि एवं प्रशांत महासागर से गुजरती है। रेखा आर्कटिक सागर कौमा बेरिंग जल संधि है ना, बेरिंग संधि जल संधि तथा है ना बेरिंग जल संधि तथा प्रशांत महासागर से गुजरती है, तथा प्रशांत महासागर से गुजरती है ना। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि हमारा जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो 82.5 डिग्री से गुजरती है, तो वह जो है किस महासागर से पूछे तो प्रशांत महासागर हो जाएगा है ना। किस सागर से? तो आर्कटिक सागर से। और किस जल संधि से? तो बेरिंग जल संधि से हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के भीतर 32 मीटर की गहराई जाने पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है? पृथ्वी के भीतर चल जाइए है ना, कितना? तो 32 मीटर। तो टेम्परेचर में क्या परिवर्तन होगा? कितना सेल्सियस तापमान में वृद्धि होगी है ना, नीचे जाने पर वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा आपको? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का अर्थात ये हुआ तात्पर्य कि 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान जो है क्या होती है? तो वृद्धि होती है। कितनी होती है? 1 डिग्री तापमान वृद्धि होती है। और पृथ्वी का औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो ये होता है आपको 5.5 सेंटीमीटर पर क्यूब है ना, 5.5 सेंटीमीटर है ना, 5.5
ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो पृथ्वी का औसत घनत्व बहुत बार पूछता है कि कितना होता है, तो 5.5 ग्राम प्रति है ना सेंटीमीटर क्यूब होता है। और 32 डिग्री जाने पर कितना घट बढ़ेगा, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन, कर भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? क्या नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश? तो इसके पहले हम बताते हैं कि भारत की सीमा जो लगती है टोटल 7 देशों से लगती है। भारत की सीमा कुल कितने देशों से? तो 7 देशों से लगती है, 7 देशों से। उस 7 देश के नाम एक बार जानिए, है ना, क्योंकि सुनते सुनते जो है आप लोग को 7 देश का नाम याद हो जाएगा। आपको सिर्फ लगातार बने रहना है वीडियो में, ठीक है। तो पहला की अगर बात करें तो पहला ले लीजिए पाकिस्तान को, है ना, पाकिस्तान को ले लीजिए। आप ले लीजिए उसको, नेपाल को ले लीजिए, है ना। तीसरा में ले लीजिए आप भूटान को ले सकते हैं, है ना, भूटान को ले लीजिए। चौथा में आप चाइना को ले लीजिए। पांचवा में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश को ले लीजिए, बांग्लादेश, है ना। और छठा में अगर बात करें तो छठा में किसको लीजिएगा? म्यांमार को ले लीजिए, म्यांमार को, है ना। और सातवां में ले लीजिए, सॉरी म्यांमार नहीं, छठा में अफगानिस्तान को ले लीजिए, अफगानिस्तान को। और सातवां नंबर में ले लीजिए आप बांग्लादेश को, ठीक है। तो ये 7 जो हमारा क्या है, तो भारत से स्थलीय सीमा टच करती है। कितने देशों से? तो 7 देशों से। कौन कौन है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चीन है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है ना, और कौन है? तो बांग्लादेश यहाँ हो गया था, है ना। और कौन सा देश हो जाएगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार एक होता है ना, म्यांमार होता है, ठीक है। तो ये जो है म्यांमार होगा। तो ये 7 देश जो है हमारा भारत के स्थलीय सीमा से टच करती है। तो इसी में पूछा गया है कि किस देश के साथ सीमा जो है साझा करती है? लंबी सीमा, लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो सबसे लंबी सीमा साझा करती है आपको बांग्लादेश से। किससे करती है? बांग्लादेश से। कितना किलोमीटर करती है? तो ये करती है आपको 4096.7 किलोमीटर, है ना, 4096.7 किलोमीटर लगभग जो है क्या करती है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करती है बांग्लादेश से। अच्छा, अगर सबसे कम पूछ दे तब? सबसे कम जो साझा करती है अफगानिस्तान से। सबसे कम की अगर बात करें तो अफगानिस्तान से कितना? तो मात्र 106 किलोमीटर, है, मात्र कितना? 106 किलोमीटर जो है अफगानिस्तान से सीमा साझा करती है, जो कि सबसे कम है। और सबसे ज्यादा अगर पूछे तो बांग्लादेश से, जो कि 4096.7 किलोमीटर साझा करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कर भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, सेम क्वेश्चन है। कर भारत की कौन सी राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला, तटरेखा मतलब क्या होता है? जैसे जो समुद्र के किनारे राज्य है, जो समुद्र के किनारे राज्य अवस्थित है उसी को तटरेखा कहते हैं। तो कह रहे कि कौन सा, भारत की कौन सी राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला है? सर्वाधिक लंबी यहाँ पूछा जा रहा है, तो सबसे लंबी हो जाएगी आपको गुजरात हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुजरात हो जाएगी। अगर तटरेखा की अगर बात की जाए तो टोटल 9 राज्यों जो है तटरेखा से लगती है ना। भारत की 9 राज्य, है ना, 9 राज्य तटरेखा से, है ना, टच करती है। भारत के कितने राज्य टच करती है? तो 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य जो है टच करती है। उस नोवो का नाम आप जानिए। तो एक बार मैप में हम दिखाना चाहेंगे कि वो आखिर नोवो है कहाँ कहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पर मैप लगा हुआ है, तो मैप में हम बताना चाहेंगे, है ना। देखिए,
तट रेखा, सबसे पहले देखिए ये सब जो है आपका ब्लू वाला जो पार्ट है, तो ये सब क्या है ना, तटीय समुद्र है, ये सब क्या है, समुद्र है। जैसे यहाँ पर देखिए अरेबियन सी है, आपको जो है ओशियन महासागर है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो ब्लू वाला लाइन है ये सब क्या है, समुद्र की भाग है। तो समुद्र की भाग के जो किनारे राज्य है उसी को तटीय है ना राज्य कहा जाता है। तो चलते हैं गिनते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो गुजरात को। गुजरात जो है आपका देख सकते हैं, गुजरात हो गया ये, है ना, ये जो है गुजरात टच कर रही है, जो कि सबसे लंबी सीमा यही साझा करती है गुजरात। तो गुजरात हो गया आपको 1 नंबर में। दूसरा नंबर की अगर बात करें तो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, मुंबई। दूसरा में मुंबई हो जाएगा। तीसरा की अगर बात करें तो गोवा, देखिए छोटा सा है गोवा, 3 नंबर में गोवा हो जाएगा। और 4 नंबर की अगर बात करें तो कर्नाटक हो जाएगा, ये जो है कर्नाटक है 4 नंबर में। और कर्नाटक के नीचे देखा जाए तो बांग्ला केरला हो जाएगा 5 नंबर में। केरला के बाद जो है आपको तमिलनाडु हो जाएगा 6 नंबर में। और उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा 7 नंबर में। और 7 पर के बाद हो जाएगा उड़ीसा 8 नंबर में हो जाएगा, है ना, उड़ीसा 8 नंबर में। और कोलकाता हो जाएगा आपको 9 नंबर में। तो ये नोवो राज्य जो है हमारी भारत की तटीय सीमा तटीय, है ना, समुद्री तटीय रेखा से क्या करती है, टच करती है। तो कितने राज्य हो गया, 9 राज्य हो गया। कितना हो गया, 9 राज्य हो गया। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि 2 गो केंद्र शासित प्रदेश भी रहता है, 2 गो केंद्र शासित प्रदेश रहता है। पहला का नाम है पुदुचेरी, पहला का नाम है क्या है, पुदुचेरी। और दूसरा का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी, ये 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी जो है समुद्र तटीय सीमा साझा करती है। और 9 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को मिला दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 11 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर आते हैं। तो भारत की 9 राज्य है, तो कौन कौन है मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आप लोग इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, मैप पर भी मैंने बता दिया। तो 9 राज्य में सबसे पहले क्या बताया था, गुजरात, है ना, सबसे पहले हम गुजरात बताए थे। और दूसरा नंबर की अगर बात करें तो दूसरा जो है महाराष्ट्र बताए थे, महाराष्ट्र। और तीसरा नंबर में जो है आपको हो जाएगा गोवा हो जाएगा, तीसरा नंबर में गोवा हो जाएगा। और कौन था, है ना, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो जाएगा और केरला हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4, 5वां नंबर में अगर देखा जाए तो केरला हो जाएगा, 5वां नंबर में केरला हो जाएगा। और अगर 6ठा नंबर की अगर बात करें तो आपको तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और 6ठा नंबर में हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, है ना। और 7वां नंबर में क्या हो जाएगा, तो 7वां नंबर की अगर बात करें तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा। और 8वां नंबर में हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और एगो छूट रहा है, एगो और कौन है जी, एक और कौन है, गोवा हो गया, कर्नाटक, कर्नाटक लिखे हैं क्या, कर्नाटक लिख दिए हैं। केरल हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा लिखे हैं क्या, उड़ीसा हो जाएगा, है ना, उड़ीसा। तो उड़ीसा, ये जो है उड़ीसा भी यहाँ लिखा हुआ है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो तो हो ही गया है ना। तो नंबरिंग में गड़बड़ी है, नंबरिंग में गड़बड़ी है, 9 गो हो गया है। ठीक है, तो ये 9 गो राज्य जो है हमारा समुद्री तटीय से साझा करती है। ठीक है, तो मैप के द्वारा भी मैंने समझा दिया, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को, ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप आसानी से इसे लोकेट कर सकते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय मानक समय का यमयुत्तर किस राज्य में नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय की अगर बात किया जाए तो ये टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है। तो इसमें कह रहा है कि कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, बताइए कौन सा राज्य से नहीं गुजरती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको तेलंगाना। क्या हो जाएगा, तेलंगाना जो है हमारे भारतीय राज्य से नहीं, सॉरी, मानक समय यमयुत्तर से नहीं गुजरती है। गुजरती कैगो है, तो टोटल 5 गो, टोटल 5।
भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरती है ना? कितने से? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन है ये बताइए, कौन कौन है? आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, है ना? दूसरा नंबर की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तीसरा नंबर में उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। और चौथा नंबर की अगर बात करें तो, है ना, चौथा नंबर में क्या हो जाएगा बताइए? 5 राज्य टोटल, टोटल कितने हैं? तो एक है यूपी और दूसरा है एमपी। यूपी हो जाएगा और 5वां नंबर में आपको एमपी हो जाएगा, 5वां में एमपी, है ना? तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये पांचों जो है राज्य हमारा भारतीय मानक समय रेखा से गुजरती है। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यूपी और एमपी। यूपी से उत्तर प्रदेश और एमपी से मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चले। कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा मतलब जो खाने वाला जो पदार्थ है ना, उसकी सुरक्षा दृष्टिकोण से उसकी गुणवत्ता को देखते हुए यह नियम लाया गया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो यह पूछ रहा है कि कब लाया गया था, कब लाया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य? तो ये लाया गया था आपको 1 फरवरी 2014 को, 1 फरवरी 2014 को ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, है ना, लाया गया था। किसके लिए? तो इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए, है ना, परख के लिए कि खाने वाली जो वस्तु है उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, इसका जो है जांच करेगा कौन? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कह बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार का प्रसिद्ध मंदिर है सिंहेश्वर मंदिर, है ना? तो बिहार का प्रसिद्ध जो सिंहेश्वर मंदिर है वो आपको कहाँ है? तो ये है आपको मधेपुरा जिला में, बिहार के मधेपुरा जिला में बिहार के प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर अवस्थित है। ठीक है, सिंहेश्वर मंदिर अवस्थित है। पटन देवी मंदिर कहाँ है? तो पटना में, पटन देवी मंदिर, पटन देवी मंदिर कहाँ है? पटना में है ना? पटन देवी मंदिर कहाँ है? पटना में। जानकी मंदिर एक है, तो जानकी मंदिर अगर बात किया जाए तो कहाँ है ना? जानकी मंदिर ये है आपको सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में जो है आपका जानकी मंदिर है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? पूछता है क्वेश्चन ये सब, है ना? विष्णुपद मंदिर, विष्णुपद मंदिर की अगर बात करें तो हमारा गया जिला में, बिहार के गया जिला में अवस्थित है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका मंदिर है ना? और ये विश्व सिंहेश्वर मंदिर जो है कहाँ है? तो मधेपुरा में है। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार दोहराइएगा। पटन देवी मंदिर कहाँ है? पटना में है। जानकी मंदिर कहाँ है? सीतामढ़ी में। और विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में। ठीक है, तो आज का जो सीरीज था हमारा यहीं तक था। आपको क्लास कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, एनी डाउट, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर कुछ समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम बहुत ही जल्द देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।